हाय एवरीवन। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर आज हम स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में, कूनोपलपुर नेशनल पार्क के बारे में और चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है। आप अगर उसे थॉरोली डिस्कस करना चाहते हैं, थॉरोली उसका ज्ञान चाहते हैं, उसके नोट्स बनाना चाहते हैं, तो उस वीडियो को आप कवर कर सकते हैं। चलिए आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है जीएसटी काउंसिल की हुई है 15th मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल में। इसमें क्या किया गया है, ऑनलाइन गेमिंग को, हॉर्स रेसिंग को और कैसीनो पे 28% टैक्स लाया गया। आप जानते हैं हमारी जीएसटी काउंसिल, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में डिफरेंट टाइप की टैक्स स्लैब्स हैं। हर गुड्स को और सर्विसेज को अलग अलग टैक्स स्लैब्स में रखा गया है, जिसमें से पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, इनको किसी भी स्लैब में नहीं रखा गया है। स्टेट अपने हिसाब से वेट लगाते हैं, सेंटर अपने हिसाब से टैक्स लगाती है। तो इसलिए इनको सिन गुड्स भी कहा जाता, मतलब सिन गुड्स तो अल्कोहल को कहा जाता है मगर उसे नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है जीएसटी से रिलेटेड है। तो जीएसटी में बताया गया है कि इसके मेन फीचर क्या क्या है। मेन फीचर में जैसे आ जाता है, मेन फीचर ऑफ जीएसटी आप देख लीजिए। पहले मेन फीचर ऑफ जीएसटी क्या है, यहाँ पर एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, पहले जो टैक्स होते थे वो ओरिजिन बेस्ड होते थे, मतलब जहाँ से टैक्स लगता था, जहाँ गुड्स बन रहा है, जहाँ सब कुछ हो रहा है वहाँ पर टैक्स लगता था। मगर अब जो है ये टैक्स जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले आप जान लीजिए। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है नए बच्चों को कि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन क्या होता है। जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए ये कंपनी है और यहाँ पर गुड्स बन रहा है, तो जब ये गुड्स यहाँ पर बन रहा है तो ये ओरिजिन है इसका। तो ये ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता था, यहीं पर टैक्स लगता था, यहीं गुड्स निकला, यहीं पर चुंगी आई और यहीं टैक्स लग गया। मगर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जो टैक्स लगता है उसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। ये ओरिजिन बेस्ड नहीं होता, वहाँ पहुंचने के बाद टैक्स लगता है। सही है, तो ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब दूसरा पॉइंट जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, मतलब ये सप्लाई साइड पे लगता है। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज आर अगेंस्ट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और ऑन सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मतलब ये सप्लाई जहाँ हो रही है वहाँ पर टैक्स लग रहा है, ऐसा नहीं है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही। बात वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। और ड्यूल जीएसटी है। ड्यूल जीएसटी क्या है, सेंटर का अलग जीएसटी है, जैसे सीजीएसटी कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, और स्टेट का अलग जीएसटी है जिसे स्टेट जीएसटी कहते हैं। और एक तीसरा जो है वो है इंटर स्टेट टैक्स। एक्चुअली इंटर स्टेट जो आईजीएसटी है वो पर से टैक्स नहीं कहा जाता उसे सिस्टम को, उसे एक तरह से एक कोऑर्डिनेशन है एक स्टेट का दूसरे स्टेट से और एक स्टेट का यूनियन से। आप इतना याद रखिए, आईजीएसटी पर से इज नॉट अ टैक्स बट सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट ये देख लिया, दूसरा पॉइंट हमने देख लिया डेस्टिनेशन बेस्ड, तीसरा पॉइंट देख लिया ड्यूल जीएसटी है। अब लेजिस्लेटिव बेसिस क्या है जीएसटी का, मतलब ये जो जीएसटी काउंसिल है कैसी बॉडी है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2016 में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया। और इसमें दो आर्टिकल इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 246A और आर्टिकल 279A। तो आर्टिकल 246A कहता है स्टेट के पास पावर है, वो टैक्स लगा सकता है गुड्स एंड सर्विसेज में। अभी रिसेंटली एक केस सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ऐसा नहीं है कोई स्टेट जीएसटी अप्लाई नहीं करता है, जीएसटी अप्लाई नहीं करता है तो कोई पाबंदी नहीं है कि वो टैक्स नहीं लगा सकता। उसको अधिकार है, आर्टिकल 246A के तहत अधिकार दिया गया है कि स्टेट है पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या है, जीएसटी काउंसिल की बात की गई है आर्टिकल 279A में। ये आर्टिकल आप कम से कम 100 से 200 बार पढ़ेंगे जीएसटी से रिलेटेड, कि जीएसटी काउंसिल
किस तरह से जीएसटी काउंसिल किस तरह से बनी है, इसका चेयरमैन कौन होता है, और जो मिनिस्टर नॉमिनेट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कैसे किए जाते हैं। आप ये 100 से 200 बार आर्टिकल पर डे आएगा, तो उसका आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप डेली उस आर्टिकल को रिवाइज़ करें और उससे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है उसका माइंड मैप बनाएं। अगर माइंड मैप नहीं बना रहे हैं तो डेली भी ये आर्टिकल रिवाइज़ करते हैं तो खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, पहला कौन सा अमेंडमेंट है ये याद रखना है, आर्टिकल कौन कौन से ऐड किए गए ये याद रखना है, चेयरमैन कौन होता है ये याद रखना है, चेयरमैन कौन होता है इसका ये याद रखना है, और स्टेट गवर्नमेंट कौन से मिनिस्टर को नॉमिनेट करती है ये याद रखना है। ठीक है। अब वोटिंग क्या होता है, सेंटर के पास पावर दी गई है 1/3 की, 33% वोट वो लोग कर सकते हैं, जबकि स्टेट के पास पावर है 2/3 की। मतलब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है भाई। स्टेट 65% वोट का अधिकार है 100 में से, जबकि सेंटर के पास 33% वोट का अधिकार। कोई भी डिसीजन होगा वो 3/4 मेजॉरिटी से होगा। 3/4 मतलब अप्रॉक्स 75% वोट चाहिए। मान लीजिए ये आया कि हम नया जीएसटी स्लैब स्टार्ट कर रहे हैं 15% की, मान लीजिए ये आया, तो सेंटर ने 33% अपना दे दिया। अब स्टेट ने कहा नहीं नहीं ये नहीं आने देंगे, तो स्टेट 15% ही राजी हुए, तो नहीं पास हो पाएगा। ये है, इसके बारे में ये बात है, समझ गए आप। अब देखते हैं हम रिफॉर्म ब्रॉट अबाउट बाय जीएसटी, मतलब जो जीएसटी के आने से हमारी इकॉनमी में रिफॉर्म हुए हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसको देख लेते हैं एक बार। ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो मेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी प्रीलिम्स में पूछी जा रही है। आप कोई भी न्यूज़ ये सोचकर नहीं छोड़ सकते कि मैं इसको बात को पढ़ लूँगा मेंस में पढ़ लूँगा, नहीं, दोनों की तैयारी साथ साथ होगी। दोनों के पॉइंट आप 2 कॉपी बनाइए, जिसमें एक प्रीलिम्स की डिटेल ऐड करें और एक में मेंस की डिटेल ऐड करें। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे आर्टिकल देखिए, आगे क्या कह रहा है, रिफॉर्म क्या हुए, रिफॉर्म क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। मतलब जीएसटी का एक एम था कि जो बहुत सारे टैक्स लगते हैं उन टैक्स को मिनिमाइज़ करके, तो सेंटर और स्टेट के टैक्स को मिनिमाइज़ करके हम एक कॉमन मार्केट बनाएंगे कि भाई ये गुड्स अगर इस खेत से निकला तो इस पर 5% ही टैक्स लगेगा, आप चाहे इस स्टेट में जाइए चाहे उस स्टेट में चाहिए। मगर ये चीज़ अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। कॉमन मार्केट की जो बात कही जा रही है, इसमें भी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास कई टैक्स स्लैब हैं, उस टैक्स स्लैब में हर गुड्स पर अलग अलग टैक्स लगता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रॉब्लम है, और तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है। बहुत सारी इसमें जो है जीएसटी के रिफॉर्म में अभी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं ये है क्या। ये क्या करता है, मिटिगेट करता है कैस्केडिंग इफेक्ट को। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, एक के ऊपर एक टैक्स लग रहा है, आप इस चुंगी से गए आपने 2 रुपये टैक्स दे दिया, फिर दूसरी चुंगी पर पहुंचे दूसरे स्टेट की तो आपने फिर से 2 रुपये टैक्स दे दिया। तो मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, इसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। रिडक्शन ऑफ टैक्स बर्डन, टैक्स बर्डन को रिडक्शन करता है। ये बहुत सारे टैक्स लगते थे, अब वो रिडक्शन हो गए हैं। ठीक है, कम्पिटिटिव मार्केट हो गई है, इंटरनेशनल लोग यहाँ पर आने लगे हैं, उन्हें भरोसा हो गया है कि टैक्स सिस्टम में सुधार हो गया है, और लोग जो है टैक्स अथॉरिटी जो है वो क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट नहीं करती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर आने लगे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी हो गया क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, सेल्फ पुलिसिंग हो गई है। मतलब आप जीएसटी में खुद ही आप अपने आप को देख सकते हैं। अब इन्होंने एडवांटेज बताएं। एडवांटेज क्या है, यूनिफाइड मार्केट, वही बात हो गई एडवांटेज। स्ट्रीमलाइन किया गया टैक्सेस को, टैक्स कंप्लाइंसेस इंक्रीज हुए हैं, डिस्करेज किया गया टैक्स इवेजन को। पहले क्या होता था, टैक्स इवेजन बहुत हो जाता था, इलीगल अथॉरिटी अवेज कर देती थी, इलीगल तरीके से माल को ले जाया जाता था, यही। अब ओवरऑल इकॉनमी को क्या हुआ, सर्टेनिटी आई। वही बात मैंने जो बताया, आपको घुमा फिरा के वही सब बातें लिखनी होती हैं, बस लैंग्वेज डिफरेंस होता। अब क्या है, इन्होंने कहा सर्टेनिटी आई है। सर्टेनिटी क्या आई है, जब भाई बहुत सारे टैक्स लगते थे उनमें यूनिफॉर्मिटी आ गई है, टैक्स पेयर को पुलिस टॉर्चर नहीं करती है, टैक्स अथॉरिटी टॉर्चर नहीं करती है, रिड्यूस किया है करप्शन को, बूस्ट किया है सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, जैसे तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग बनी, जैसे कोई मूँगफली आई, अब मूँगफली आने के बाद इस खेत से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसकी पैकेजिंग हुई, तो जो पैकेज माल हुआ इसी को कह देते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर।
मतलब सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, प्राइमरी सेक्टर को प्रोसेस करके जो मटेरियल बनाया जाता है उसे सेकेंडरी सेक्टर कह देते हैं, याद रखिए। अब अगला आर्टिकल क्या है, संजय कुमार मिश्रा जो थे उनका जो थर्ड एक्सटेंशन था सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया। अब आप यहाँ पर ये ईडी का आर्टिकल लास्ट टाइम मैंने मनीष सिसोदिया के केस में डिस्कस किया था। वहाँ मैंने बताया था कि कैसे ईडी स्टेबलाइज हुई, कैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ वो उसको भेज दिया गया 1960 में। कौन सा फेमा है और कौन सा पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सब मैंने डिस्कस किया था। आज इसका टेन्योर और वो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसको रिवाइज करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस लाते हैं। ऑर्डिनेंस मैंने आपको समझाया ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, कोई भी सेशन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है या फिर एक सेशन चालू है दूसरा सेशन चालू नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, एक लॉ बना देता है। उस लॉ को जब तक लागू रखा जाता है जब तक रिसेस नहीं हो जाता, मतलब दोबारा से सेशन चालू नहीं हो जाता, उस ऑर्डिनेंस को तब तक रखा जाता। अब मान लीजिए कोई बिल है और सेशन दोनों चालू हो गए, अब बिल जो ऑर्डिनेंस था वो चलता चला आ रहा है तो 6 महीने हो गए। तो इसीलिए ऑर्डिनेंस का पीरियड जो होता है, दो सेशन के बीच में जो गैप होता है वो मैक्सिमम 6 महीने होता है। एक सेशन ये है, एक सेशन ये है, इस दोनों सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप होगा वो 6 महीने होगा। तो इसलिए जो ऑर्डिनेंस का क्या कहते हैं पावर होती है वो 6 मंथ और 6 वीक होती, ठीक है। 6 वीक क्यों, जो सेशन चल रहा है वो मैक्सिमम 6 वीक तक चलेगा। अगर उसने ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया, उसका लॉ नहीं बनाया, तो वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो लाइफ टाइम होता है ऑर्डिनेंस का 6 मंथ 6 वीक होता है। लर्न कर लो इसको, अगर लर्न नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना पढ़ने से। और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपको हर चीज़ ईजी लगेगी। अब क्या किया गया था, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस ला के 2021 में जो सीबीआई है और ईडी है इनके डायरेक्टोरेट या इनके टेन्योर को 2 साल से 5 साल कर दिया गया था। तो सीबीआई ईडी के लिए किया गया दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए क्या किया गया, सीबीसी एक्ट में अमेंड किया गया। तो इसका एक्सटेंशन जो है 5 साल कर दिया गया। और एक्सटेंशन में एक बात कही गई कि जो फिक्स 2 ईयर का टेन्योर है वो तो रहेगा ही रहेगा, आप उसे एक साल या 2 साल करके एक्सटेंड कर सकते हैं, फर्दर एक्सटेंड, ठीक है, और टिल 5 ईयर तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है कि जो एक्सटेंशन है थर्ड टाइम ये इलीगल है, क्योंकि उनका टेन्योर जो है 5 साल से आगे हो गया था। तो ये बात इस आर्टिकल में बताई गई है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम बेसिक्स देख लेते हैं। ईडी का बेसिक्स क्या है, ईडी कब बनाया गया था। ईडी एज ए नॉन स्टेचुटरी बॉडी 1956 में बनाया गया था। इन्फोर्समेंट यूनिट थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, ठीक है। और ये जो क्या कहता था, हैंडल करता था फेरा को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का मतलब है जो मनी का आदान प्रदान होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में था, ठीक है, और ब्रांचेस इसकी बॉम्बे और कलकत्ता में थी। मगर अभी क्या किया गया है, 1960 में इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया। अब ये फेरा जो 1999 में फेमा कर दिया गया, तो उसको देखता है और पीएमएलए को देखता है, ये दोनों को इन्फोर्स करता है। अरे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का मतलब ही यही है कि वो लॉ को इन्फोर्स करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेगा, टैक्स जो तुम्हारा मनी का इवेजन हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, यही सब बातें बताएगी। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। जो कूनो पलपुर नेशनल पार्क है उसमें 7th डेथ हो गई। 8 टाइगर नमीबिया से लाए गए थे, उसमें से 8 में से 7 की डेथ हो चुकी है कूनो पलपुर नेशनल पार्क में। ये न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कूनो पलपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कितने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और किससे बॉर्डर मिलता है। देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ये कूनो पलपुर नेशनल पार्क है, इसका बॉर्डर जो है राजस्थान से मिलता हुआ एमपी में है ये। और अब इसके बेसिक्स हम देख लेते हैं कि कूनो रिवर जो है वो कूनो पलपुर टाइगर रिजर्व से जाती है, कूनो पलपुर नेशनल पार्क से जाती है। इसी के बारे में बताया गया है कि जो ये कूनो रिवर के आसपास एरिया था उसे 1981 में हमने उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में, श्योपुर और मुरैना,
आपको ये चीज़ रटना पड़ेगी। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि ये टाइगर रिजर्व बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे करके पूछा था। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप लर्न कर लेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस आपको हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब न्यूज़ में क्यों है, वही न्यूज़ बताइए कि नामीबिया से 8 टाइगर रिजर्व आए थे, जिसमें 7 टाइगर रिजर्व मर गए। अब कूनो पलपुर के फैक्ट देख लो, ये विंध्यास जो हिल है हमारा, उससे है। विंध्या हिल का मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ, VNST। VNST क्या होता है? विंध्यास, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी। मतलब विंध्यास सबसे ऊपर है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा रेंज है, फिर तापी। आप इसको याद कर लीजिए, VNST। VNST क्या है? विंध्या, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी। आप इसको एक बार मैप में देखिए, आपको 100% याद हो जाएगा। अब क्या है, अब जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसे 1981 में बनाया गया था, इसको 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, नेशनल पार्क दर्जा दे दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, 2020 में 2020 या 22 में, मुझे याद नहीं है, 2020 या 22 में इसमें कहा गया कि हम टाइगर रिजर्व इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए 2022 में हम इसमें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 8 टाइगर इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें से 7 की तो मौत हो चुकी है। वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। तो ये अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ आप और जान लीजिए कि कूनो रिवर जो है, कूनो पलपुर नेशनल पार्क का नाम कूनो रिवर के बेस पे है, जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। तो इससे ये हमें पता चलता है जो कूनो रिवर चंबल रिवर से जाकर मिलती है, कूनो रिवर जो है कूनो पलपुर नेशनल पार्क से होती हुई जाती है। फ्लोरा फाउना आप देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर। जंगल कैट है, इंडियन लिपॉर्ड है, स्लॉथ बियर है, इंडियन वॉल्फ है, स्ट्रिप्ड हाइना है, गोल्डन जैकाल है, बंगाल फॉक्स है, धोले है। बहुत इंपॉर्टेंट है धोले। आप इसका IUCN स्टेटस एक बार ज़रूर देखना। IUCN स्टेटस क्या है धोले का, आप देखेंगे IUCN स्टेटस, ये बहुत चर्चा में रहता है। प्रीलिम्स में पूछा भी गया है शायद एक बार, और PCS में भी पूछा गया। धोले एक कुत्ते जैसा होता है मगर कुत्ता नहीं होता है। ठीक है, तो ये धोले के बारे में। अब ये फ्लोरा फाउना हम क्यों पढ़ रहे हैं, कभी कभी क्या करता है UPSC पूछता है जंगल में स्लॉथ बियर, इंडियन वॉल्फ, स्ट्रिप हाइना पाए जाते हैं। दूसरा दे देगा टाइगर को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। तीसरा दे देगा इसका बॉर्डर राजस्थान से मिलता है। बताइए कौन से स्टेट की जानकारी दी गई। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट बात क्या है, वही बात बताई गई है कि चीता को इंट्रोड्यूस सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी, 2020 में अप्रूव कर दिया था। उसके बाद चीता को इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर सिस्टम चालू हो गया। अब चंद्रयान 3 है। अब आगे हम जो है चंद्रयान 3 को डिस्कस करेंगे, और पूरा आर्टिकल को हम सेपरेट भी एक वीडियो बनाया है, और इसमें भी हम आज पूरे आर्टिकल को चंद्रयान 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है। 14 जुलाई को जिसे लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। उसकी इम्पोर्टेंस, चंद्रयान 3 की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि चंद्रयान 2 के फेल होने की वजह से, उस फेल तो नहीं कह सकते, उसे पार्शियल सक्सेसफुल प्लान कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लैंडर जो है वो चंद्रयान पर चंद्रमा पे और लुनार पे लैंड नहीं हो पाया था। इसीलिए चंद्रयान 3 की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लैंडर जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है, और प्रज्ञान रोवर है वो लैंडर जो है जब लैंड कर जाएगा तो वो रिलीज़ करेगा प्रज्ञान रोवर को। तो उसी से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो आज हम इसका पूरा देखेंगे कि चंद्रयान 1 लॉन्च कब हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च कब हुआ, चंद्रयान 2 में क्या कमी थी, चंद्रयान 1 सक्सेसफुल कैसे रहा, चंद्रयान 3 की इम्पोर्टेंस क्या है, कंपैरिजन करेंगे। सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में मिलेंगी। तो पहली बात ये जान लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मिशन है ये बताएगा लूनार सरफेस का केमिकल कंपोजिशन क्या है, लूनार की सीस्मिक एक्टिविटी क्या है। मतलब लोकल सीस्मिक एक्टिविटी का मतलब ये है यहाँ पर क्या होता है, लोकल सीस्मिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक आते हैं वहाँ अर्थक्वेक नहीं कहते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक तो अर्थ पे बनते हैं, तो इसलिए उसे अर्थक्वेक कह देते हैं। तो वहाँ पर जो सीस्मिक एक्टिविटी हैं वो कैसी होंगी, लूनार क्यूब कैसा होगा, वहाँ पर कैसे दरारें पड़ती हैं, कैसे सीस्मिक वेव जनरेट होती हैं, ये सब
और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे। ये बहुत सारे फीचर हैं जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन जानेंगे, सिस्मिक एक्टिविटी जानेंगे और जानेंगे कि फ्यूचर में आगे वाली जनरेशन को कैसे ये बेनिफिट कर सकता है, वाटर की प्रेजेंस कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है, वेदर प्रिडिक्शन लूनार पे रह के हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ये इम्पोर्टेंस उसकी बताई गई है। तो यहाँ पर एक प्रोपल्सन मॉड्यूल भी है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है वो उसको रिलीज़ करता है, रिलीज़ करने में हेल्प करता है कि चंद्रमा पे कैसे वो प्रोपल्सन मॉड्यूल वर्क करेगा। तो इस प्रोपल्सन मॉड्यूल का नाम दिया गया है शेप। आपको ये याद रखना पड़ेगा, किसके लिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना पड़ेगा। शेप जो है वो स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, इसकी ये फुल फॉर्म है। मतलब इसका काम है ये ट्रैक करेगा अर्थ के रेडिएशन को, जो अर्थ से रेडिएशन चंद्रमा तक पहुंच रही हैं उसको ट्रैक करेगा और वो बताएगा कि कैसे मून पर लाइफ की प्रेजेंस है, कैसे उसका सिग्नेचर पाए जाते हैं। सिग्नेचर ऑफ लाइफ का यहाँ मतलब है कि क्या मून पे हम रह सकते हैं, ये सब बातें बताएंगी। चंद्रमा 3 का एम जो है बियॉन्ड है। बियॉन्ड का मतलब ये हुआ हम देखना चाहेंगे कि चंद्रमा की कंपोजिशन जो है वो केमिकली कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे चंद्रमा पे हवाएं चलती हैं, कैसे वेदर कंडीशन होता है। ये चंद्रमा 3 की इम्पोर्टेंस है। अब आप आगे देखिए, अब इन्होंने यही बात बताई है, जैसे इन्होंने यहाँ बताया है कि साउथ पोल में पोलर रीजन को एक्सप्लोर करने में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का स्कोप बनेगा। कैसे? क्योंकि हमने चंद्रयान-1 जब लॉन्च किया था, चंद्रयान-1 लॉन्च किया था, तो हमने देखा था कि उसमें कैसे जो है साउथ पोल रीजन में क्रेटर में कैसे हाइड्रोजन बनती है, कैसे वाटर बनती है। क्योंकि चंद्रयान-1 हमने साउथ पोलर रीजन में किया था, क्योंकि वहाँ पर शैडो होती है, वहाँ पर कोई सनलाइट नहीं आती है। देखो लिखा है, जो क्रेटर है वहाँ पर डोंट रिसीव एनी सनलाइट, ठीक है। और वहाँ पर हाइड्रोजन और वाटर और आइस की प्रेजेंस पाई गई है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे अगला पॉइंट की वही बात बताई है इन्होंने कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी हम वेदर प्रिडिक्शन अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। हम देख सकते हैं मरीन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए बेहतर तरीके से, फॉरेस्ट कवर का एस्टिमेशन कैसे किया जाए, कम्युनिकेशन और डिफेंस में ये टेक्नोलॉजी हमारे बेनिफिट करेगी। ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। कोई भी मिशन होता है उसका एक ही पर्पज़ नहीं होता है कि वहाँ पर केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका पर्पज़ होता है कि लाइफ इवॉल्व कैसे होगी, कैसे चंद्रमा पर रहकर रिसर्च की जा सकती है। जैसा कि आपको रिसेंटली न्यूज़ मिली होगी, यूएसए क्या करने वाला है, चंद्रमा पर एक बेस बनाने वाला है और उस बेस पर देखने वाला है कि कैसे हम जो है यहाँ पर रह सकते हैं और यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसका स्पेस ट्रीटी है, उसका भी उल्लंघन कर रहा है अमेरिका, मगर वर्ल्ड पावर की वजह से कोई उसका अपोज नहीं कर पा रहा। तो हमने ये 2 पॉइंट देखे। अब देखिए थोड़ा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि कैसे चंद्रयान-1 जो है वो लॉन्च किया गया अक्टूबर 2008 में, और इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इसे लूनार व्हीकल 1 भी कहते हैं, याद रखना। ये पूछता है कि लूनार व्हीकल 1 मिशन किस कंट्री का है, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि चंद्रयान-1 मिशन जो है उसी को लूनार व्हीकल मिशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये आर्टिकल आया है तो इसकी इम्पोर्टेंस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। कैसे? ये देखिए, इसमें लूनार ऑर्बिटर भी है और इसमें एक इम्पैक्ट प्रूफ भी है। इम्पैक्ट प्रूफ क्या होता है? इम्पैक्ट प्रूफ एक प्रूफ होती है, मतलब एक सैटेलाइट डिब्बा टाइप में होता है जो क्या करता है, जो ऑर्बिटर है उसे थ्रस्ट से रिलीज करता है और वो डायरेक्टली सरफेस पर टकराता है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रूफ है जो वो चंद्रमा की सरफेस पर टकराया है जाकर, और उसने साउथ सरफेस पर टकराकर उन्होंने बहुत सारे इम्पैक्ट प्रूफ, ये देखो ये लिखा, ऑर्बिटर रिलीव्ड द इम्पैक्ट प्रूफ को रिलीव किया है और साउथ पोलर रीजन में मून का वहाँ पर जाकर टकराव हुआ है साउथ रीजन में, और उसमें बहुत सारे उन्होंने वाटर की प्रेजेंस पाई है, केमिकल कंपोजिशन पाया है, एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब पाया है, ठीक है। यही बात इन्होंने बताई कि कैसे उसे केमिकल की कंपोजिशन मिली है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिले हैं। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या की गई कि जैसे ही हम लूनार की सरफेस पे पहुँचे तो हमने एक कर्व आउट किया नेशनल फ्लैग को। क्या? वहाँ पर नेशनल फ्लैग को
गाड़ दिया गया कि भाई हम यहाँ पर इंडिया के लोग भी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस जमा चुके हैं, अनाउंसिंग द कंट्रीज अराइवल। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि इम्पैक्ट प्रूव और लूनार ऑर्बिटर दो चीज़ें चंद्रयान 1 में लॉन्च की गई थी। प्रीलिम्स के लिए आप हमेशा याद रखिए कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करना होती है, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐसी होना चाहिए जिसकी फ्यूचर में इम्पोर्टेंस हो, कि हाँ कि कैसे चंद्रयान 1 में लूनार ऑर्बिटर और इम्पैक्ट प्रूव लॉन्च किया गया। जैसे जैसे चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 2 में 3 चीज़ें लॉन्च की गई। इसमें देखो, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। तो ऑर्बिटर जो है अपने ऑर्बिट में पहुंचकर जीएसएलवी सैटेलाइट था। जीएसएलवी क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये हैवी पेलोड को ले जाता है और ज़्यादा दूरी तक ले जाता है। इसका थ्रस्ट ज़्यादा होता है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर 3 चीज़ें थी, ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। इसके बाद रोवर ने क्या किया, ऑर्बिटर ने क्या किया, लैंडर को रिलीज़ किया। और लैंडर रिलीज़ होने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आने के बाद सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस होने के कारण उसका क्या हुआ, क्रैश हो गया, जिससे हमारा रोवर रिलीज़ नहीं हो पाया और मिशन हमारा पार्शियली सक्सेसफुल रहा। अनसक्सेसफुल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ऑर्बिटर जो है बहुत सालों तक वो काम करता रहा। ठीक है, अब चंद्रयान 3 इसरो लॉन्च कर रहा है। इसे 14 जुलाई को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसे जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। जीएसएलवी और पीएसएलवी और क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक इंजन, इसमें सारा हम डिफरेंस देखेंगे कि कैसे जीएसएलवी वर्क करता है, कैसे पीएसएलवी वर्क करता है, क्या पेलोड होता है। ये सब चीज़ें एक बार डिफरेंस देख लेंगे ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए। अब आगे देखें इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने आपको पहले ही इसकी इम्पोर्टेंस बता दी है। जैसे जैसे वाटर की प्रेजेंस मिलेगी वहाँ पर, जैसे जैसे वेदर का प्रिडिक्शन होगा, तो ये हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत हेल्प करेगा। कैसे हम सस्टेनेबली ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे डे टू डे एक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट ला सकते हैं किसी कंट्री की इकॉनमी में। यही सारी इंपॉर्टेंस है। ये जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं ये नहीं चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्री तरक्की करें, और डेवलप्ड कंट्री ऑलवेज चाहती हैं कि वो हमारे ऊपर डिपेंड रहें। तो इंडिया का ये एक चंद्रयान मिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है। ये सक्सेसफुल होने के बाद हमें जो है बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। वही बात यहाँ पर बताई गई, सर्कुलर ऑर्बिट होगा, लैंडर अटैच होगा, प्रोपल्सन से मॉड्यूल से लैंड करेगा। अभी आप देख लीजिए चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में क्या डिफरेंस है। अभी आप ये देखिए, चंद्रयान 1 क्या है, अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में लॉन्च किया। अब चंद्रयान 3 जुलाई 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और व्हीकल क्या थे, इसमें पीएसएलवी था, इसमें जीएसएलवी था। ठीक है, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये लाइट वेट को ले जाता है, जबकि जीएसएलवी हैवी वेट को ले जाता है। देख लो वेट दिया गया 1380, ये 3850 किलोग्राम को ले गया। अब चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर था और एक जो था इम्पैक्ट प्रूफ था, मगर इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों चीज़ें थी। ये सब चीज़ें आपको डिफरेंस एक बार पढ़ना पड़ेंगे, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, आपका मजबूत हो जाएगा। कॉस्ट बताई गई है, पे लोड बताया गया है, ये सब चीज़ें बताई गई। अब देखिए अदर डिफरेंस, एक बार एक आर्टिकल और देखिए, उसमें डिफरेंस फिर से बताया गया है। इस पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर हम लोग पिक्चराइजेशन इसलिए देते हैं ताकि आसानी से किसी भी चीज़ को याद किया जा सके। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हम कि जो चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया। इसमें ऑर्बिटर था और इसमें ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर तीनों था। तो ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल रहा, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अनसक्सेसफुल रहा। पेलोड और मैपिंग वगैरह सब बताई गई, क्या कंपोजिशन थी उसकी। अब लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पर, लास्ट पॉइंट क्या है कि गियरिंग अप फॉर द मून, मतलब चंद्रयान 3 की जो है इंडिजीनियस इंपॉर्टेंस बताई गई कि उसमें रोवर होगा, लैंडर होगा और प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा। यहाँ पिक्चर देखिए, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है यही तो जाके यहाँ से एयर रिलीज़ करता है, यहाँ से प्रोपल्सन करता है, यहाँ से हीट रिलीज़ होती है, धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग होती है। आप सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में डिफरेंस जान लीजिए। सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है
कि आपके ये प्रोपल्सन सिस्टम की हेल्प से यहाँ पर गैसेस रिलीज़ होती हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है और ये धीरे धीरे सॉफ्टवेयर के कंट्रोल से होता है। जबकि हार्ड लैंडिंग में क्या होता है, एक गुब्बारा नुमा आकृति होती है प्रोब के। ये प्रोब है, मान लो ये मशीन है बीच में, और इसके चारों तरफ यहाँ गुब्बारा नुमा आकृति होगी, और ये गुब्बारा नुमा आकृति तेजी से जाकर ज़मीन पर गिरेगी। तो आपने देखी होगी वीडियो के वो एक तेज़ी से ऊंची ऊंची गिरती है, बहुत तेज़ी से, हार्ड लैंडिंग कहते हैं। उसमें प्रोपल्सन सिस्टम नहीं होता। तो ये जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल आपके फ्यूचर में प्रीलिम्स में ज़रूर आने की उम्मीद है। तो इसे आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए। थैंक यू।